सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो योजना की सीरीज चल रही है उसकी जनवरी मंथ की योजना को डिस्कस करेंगे। तो हमारी टीम के द्वारा बहुत हॉलिस्टिकली शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं योजना से रिलेटेड, और यदि आप इनको पढ़ते हो तो आपको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको योजना मैगज़ीन एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को देखें और इसकी जो मटेरियल है, जो ये पीडीएफ है, इसको यदि आप पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तब आपकी हॉलिस्टिकली प्रिपरेशन होती चलेगी। ठीक है, तो जो हमारी जनवरी मंथ की मैगज़ीन है वो बेसिकली जो GS1 के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड है, जिसका जो मेन थीम है वो है बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। ठीक है, तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित है। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इसके थ्रू आपके GS1 में जो कुछ टॉपिक्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे कि इसमें एक लैंग्वेज के ऊपर भी हमें टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको होलिस्टिकली समझेंगे। जैसे आर्टिकल 1 जो है, जो हम पढ़ेंगे, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एडिटोरियल जो योजना में दिया हुआ होता है उसको भी हम एज इट इज इसमें डाल देते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, जिसके शॉर्ट नोट्स भी हम प्रिपेयर करते हैं ताकि आप देख सकें कि कितना होलिस्टिकली हमने योजना मैगज़ीन को कवर किया है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जिसमें शॉर्ट नोट्स में उसका जो मैगज़ीन है उसका एसेंस भी कहीं से भी आपको डाइल्यूट होता नज़र नहीं आएगा। और अगर कहीं पर कोई टॉपिक आपको समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है तो उसके लिए ही ये वीडियोज़ हम बना रहे हैं ताकि जो डॉट्स हैं उनको आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले जो ये हमने यहाँ पे ना कीवर्ड्स और फ्रेजेस भी दिए हुए हैं। जब आप पूरी मैगजीन को पढ़ लो तब आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को बार बार देखना है, रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि मेंस के आंसर्स में आप इनको यूज़ कर पाओ। जैसे कि अगर हम देखें तो ओरिएंटलिज्म क्या होता है ये आपको पता होना ही चाहिए। कॉलोनियल एलिनेशन ये एक शब्द है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। श्रुति लिटरेचर, इसको तो हम कहाँ पे देखते हैं, इसको GS1 में हम पढ़ते ही हैं जब एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं कि श्रुति और स्मृति ये क्या होते हैं। खोंड लाइट है, ये हम देखेंगे कोणार्क जो टेम्पल पढ़ेंगे उसके कंटेक्स्ट में। शास्त्र और सृष्टि, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, इनको मेंस के आंसर में आपको यूज़ भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में मैगज़ीन को खुद से पढ़ा है और उसके बाद में ये कीवर्ड्स और फ्रेजेस मैगज़ीन से एक्सट्रैक्ट करे हैं। ठीक है, तो अब हम अपने पहले आर्टिकल पे आते हैं जो है इल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर इंडियाज़ नॉलेज लीगेसी। ये एडिटोरियल था, इसको आप खुद से पढ़ें और हम इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एडिटोरियल के जो पहला एडिटोरियल है उसकी हेडिंग है इल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर इंडियाज़ नॉलेज लीगेसी, यानी कि भारतीय ज्ञान की जो विरासत है, लीगेसी है, उसको लेते हुए हमें अपने भविष्य को इल्यूमिनेट करना यानी कि प्रकाशमय करना है। ठीक है, लाइटन करना है। तो इंडिया की रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन फ्रॉम एंटीक्विटी टू प्रेजेंट, यानी प्राचीन काल से अब तक की भारत की जो रिच, बहुत ही महान क्या है, बौद्धिक परंपरा है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, उसको हम देखेंगे। तो इसको अब हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो कि हम इंडिया के रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं प्राचीन काल से अब तक। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी हुई होती है, तो हम सोच सकते हैं कि सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखेंगे। और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अच्छी चीज़ें थी उनको हम लिखेंगे, जैसे कि अर्बन प्लानिंग है ना, उसका हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, मदर गॉडेस। ठीक है, और क्या है, डांसिंग गर्ल है ना,
जो ब्रॉन्ज की है, ठीक है। हमें वहाँ पे ग्रीनरीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे कितने हम विकसित थे प्राचीन काल में भी, ठीक है। उसके बाद में हम वैदिक काल की बात कर सकते हैं। तो वैदिक पीरियड की जब हम बात करेंगे तब हमें पता है कि 4 वेद हैं हमारे पास में, ठीक है। और वो क्या हैं? वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज से भरी हुई हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम किसकी बात कर सकते हैं? मौर्य काल की बात कर सकते हैं। और मौर्य काल की जैसे ही बात आएगी तो हम चाणक्य के अर्थशास्त्र का जिक्र कर देंगे। फिर हम और क्या सोच सकते हैं? मौर्य काल के बाद में जब शुंग डायनेस्टी आती है तो उस टाइम पे पतंजलि आते हैं। पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी? योग सूत्र, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करना है। ये हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं अभी अभी हम आएंगे आर्टिकल के ऊपर कि उसमें क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। फिर हम क्या कह सकते हैं? इसके बाद में हम गुप्ता पीरियड पे आ सकते हैं। गुप्ता पीरियड में हमारे पास में कौन कौन है बताओ आप? हमारे पास में वराह मिहिर हैं, जिन्होंने क्या लिखी है? वृहत संहिता लिखी है। उसके साथ में ही गुप्ता पीरियड में हमारे पास में और कौन है वराह मिहिर के अलावा? आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या दिया है? डेसिमल सिस्टम की थ्योरी दी है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके साथ में कालिदास की बात कर सकते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, रघु वंशम लिखी है, ठीक है। फिर हम मिडिवल पीरियड में आएंगे तो हम किसका जिक्र कर सकते हैं? भक्ति आंदोलन का जिक्र कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति आंदोलन का जिक्र करेंगे तो हमें क्या चीज़ समझ में आएगी कि भक्ति आंदोलन में भी हमें कितने रिच परंपरा देखने को मिलती है, ठीक है। निर्गुण सगुण परंपरा, हमें 2 परंपराएं देखने को मिलती हैं। फिर हम जब मॉडर्न पीरियड में आ जाएंगे तो हम किसका जिक्र कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अलावा हमारे पास में जो आधुनिक ऋषि हैं वो हैं औरोबिंदो घोष। तो हमने क्या देखा कि हमारी कितनी रिच परंपरा रही है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रही है प्राचीन काल से अब तक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो हिस्ट्री में हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनमें जो चीज़ें दी हैं उनको भी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मेरी कोशिश है कि हम करें ताकि आपको एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिले। तो अब इसमें आता है रिच ट्रेडिशन की। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग, मैंने आपसे कहा ही था, मेटलर्जी एंड सिंबॉलिक राइटिंग, ये साइन है अर्ली इंटेलेक्चुअल कल्चर का, है ना। अभी तक हम इंडस स्क्रिप्ट को क्या नहीं कर पाए हैं? डेसिफर भी नहीं कर पाए हैं। तो हमें ये तो देखने को मिलता है कि उस समय पर एक इंटेलेक्चुअल कल्चर था, स्पिरिट ऑफ क्यूरोसिटी थी उस टाइम पे, इंक्वायरी की भावना थी और डिस्कवरी हो रही थी। ये कोर है इंडिया की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के लिए, ठीक है। यानी कि जो बौद्धिक विरासत है हमारी उसमें कोर क्या है? मुख्य रूप से क्या चीज़ है? क्यूरोसिटी है, यानी कि कौतूहल, इंक्वायरी, पीछे के कारण को जानने की कोशिश करना, है ना। तो हमारे यहाँ पे इसको अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के लिए तो हम देखते हैं उस टाइम पे क्या होता था? शास्त्रार्थ होता था, ठीक है। जो शास्त्रार्थ बहुत फेमस भी है वो किन किन के बीच में है? शंकराचार्य वर्सेस मंडन मिश्र, ठीक है। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट, आज के टाइम में हम डिबेट कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जवाब देता है, ठीक है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। ये हमें क्या शो करती है? ये शो करती है टॉलरेंस अगेंस्ट द अपोजिंग आइडियाज, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पिरिट ऑफ क्यूरोसिटी कैसे थी। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो पायोनियर थे इंडियन नॉलेज सिस्टम के वो कौन कौन थे। एक पाणिनि थे। पाणिनि ने एक कॉम्प्रिहेंसिव संस्कृत ग्रामर लिखी, रिलेवेंट इन लिंग्विस्टिक्स।
इसमें हम ये भी समझेंगे कि ग्रामर और एक शब्द होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण, VYAI, व्याकरण। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आगे देखेंगे, कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो किस तरीके से जो मीनिंग्स होते हैं वो मर जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, फिर पतंजलि की अगर बात करें तो उन्होंने योग सूत्र दिया है, इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल एंड वेलबींग प्रैक्टिसेस। आर्यभट्ट का इसमें अगर हम देखें तो लिखा है जीरो डेसिमल सिस्टम एंड अर्थ एक्सियल रोटेशन। तो इसमें हम जीरो को यहाँ से कट कर सकते हैं, ये जानबूझ के यहाँ हमने लिखा था ताकि आपको बता सकें कि ये जो एक पॉपुलर कल्चर में चलता है, पॉपुलर ट्रेंड है कि हम ऐसा सोचते हैं, बचपन से सुना है कि आर्यभट्ट ने जीरो दिया है, लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जीरो आर्यभट्ट, मतलब जीरो का क्रेडिट, जीरो की डिस्कवरी का आर्यगुप्त की बजाय किसको दिया जाता है? ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर जब हम इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेद की बात करते हैं तब हम क्या कहेंगे कि आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा? WHO के द्वारा, उसकी हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए टू हेल्थ एंड वेलनेस। और हमारे पास में एंशियंट टेक्स्ट भी हैं, चरक संहिता है जिसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारे में, सुश्रुत संहिता में इवन सर्जरी तक का हमको प्रोसेस देखने को मिलता है, ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि जो मानव शरीर है उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। अब इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि चरक संहिता ने सर्जरी की बात करी या सुश्रुत संहिता ने, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? सुश्रुत संहिता में ऐसा आता है, सर्जरी में भी ऐसा आता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। तो देखो मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए थे कि एंटीक्विटीज़ फ्रॉम, मतलब एंटीक्विटीज़ टू प्रेजेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंटीक्विटीज़ टू प्रेजेंट, मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का, उसमें भी मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना। फिर जब हम ये हमने क्या देखा कि इंडियन मेडिसिन में हमने और आयुर्वेद में हमने क्या कुछ किया है। फिर हम बात करेंगे साइंस में हमने क्या कुछ किया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमने क्या किया। तो मेटलर्जी है, हमारे पास में एक आयरन पिलर है जो दिल्ली में खड़ा हुआ है आज भी, और उस पर जंग नहीं लगती, रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर है वो। सो दैट वाज वेरी एडवांस टेक्निक इन मेटलर्जी। हमारे पास में जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं तो कौन व्यक्ति आते हैं? नागार्जुन आते हैं। ठीक है, नागार्जुन की एक बुक बहुत फेमस है, रसार्णव। ठीक है, रसार्णव, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास में जंतर मंतर जैसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जंतर मंतर पर, जो एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, जो एक साइंटिफिक मार्वल हैं। फिर हम फोकस कर रहे हैं आज के टाइम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे। जो मॉडर्न रिवाइवल है इंडियन नॉलेज सिस्टम का वो कैसे हो रहा है? तो जब हम मॉडर्न रिवाइवल की बात करेंगे कि दोबारा से हम कैसे जगा रहे हैं, तो हम हेरिटेज को रेपाट्रिएशन कर रहे हैं। अब रेपाट्रिएशन का क्या मीनिंग होता है? किसी दूसरे देश से अपने सामान को वापस अपने देश में लेके आना, उसको हम क्या कहेंगे? रेपाट्रिएशन। और हेरिटेज रेपाट्रिएशन क्यों? क्योंकि हम अपनी विरासत को वापस लेके आ रहे हैं, जैसे कि एंटीक्विटीज़ हम लेके आ रहे हैं यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से। इस तरीके से कल्चरल प्राइड एंड हिस्टोरिकल जस्टिस भी रिस्टोर किया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे आयुर्वेद को, योग को, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स को किसके जरिए? सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना के आईआईटीज़ में। तो मॉडर्न रिवाइवल में हमें हेरिटेज रेपाट्रिएशन भी चाहिए, हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रमोशन भी चाहिए, हमको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए क्या किया गया है? जब हम बात करते हैं हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की, तो उसमें आयुर्वेद को, यूनानी को, योग को, नेचुरोपैथी को, सिद्ध को हम कैसे भूल सकते हैं, होम्योपैथी को हम कैसे भूल सकते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए ही सरकार के द्वारा एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई जिसको कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, और ये क्या करेगा? मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर से इंटीग्रेट करवाएगा इन सबको। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हमको मिली है क्योंकि यूएन ने क्या डिक्लेयर करा है? इंटरनेशनल योग डे डिक्लेयर किया है 21 जून को। ठीक है, और उसी दिन हमको पता है कि क्या होता है? समर सॉल्स्टिस होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है वो। तो इसके जरिए हमारी जो सॉफ्ट पावर है, इंटरनेशनल योग डे जो हमने उसको भारत के एफर्ट से ही उस दिन को चुना गया है, उससे भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया भर में बढ़ती है। ठीक है, क्या है उस दिन? नोट कर लो आप, समर सॉल्स्टिस, ये आपको पता भी होगा।
ठीक है, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ हमारे लिए रहती है। फिर बात आती है कॉन्क्लूजन क्या है या कॉल टू एक्शन क्या है, मतलब कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। हमें अपने पास्ट से सीखना होगा और पास्ट से सीख के एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना होगा। इंपॉर्टेंस हमें समझनी होगी प्रिजर्व करने की और एडवांस करने की इंडियन नॉलेज सिस्टम को। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम हमें पढ़ना ही क्यों है और क्यों उसको हमें प्रिजर्व करना है और एडवांस करना है। उसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास में क्या है, आयरन पिलर है दिल्ली में, ठीक है, और उस पर जंग लगती है क्या? नहीं लगती, वो नॉन रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इतना पुराना बना हुआ एक पिलर, एक स्तंभ जिसको हम क्या कहते हैं, लौह स्तंभ, उस पर आज तक जंग नहीं लगी। जबकि भारत में जो अभी के समय में जो चीज़ें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो 1-2 साल में टूट जाता है, ढह जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि वो साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस थी, ठीक है। तो उसको यदि हम पढ़ते हैं, उसको हम डिकोड करते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो बेहतर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से प्राचीन काल में हमें स्टेप वेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम बावली कहते हैं, BAOLI, ठीक है, बावली। अब ये क्या है? ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको रिवाइव करते हैं, इनके बारे में स्टडी करके, तो हम क्या कर सकते हैं, आज के समय में जो हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इसका सिर्फ एक कल्चरल बेनिफिट ही नहीं है, प्राइड वाला बेनिफिट ही नहीं है, इट विल ऑल्सो गिव अस साइंटिफिक बेनिफिट्स, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल 1 पे आते हैं, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करता है इंडियन नॉलेज सिस्टम की। तो स्टैब्लिशमेंट क्या है? इसके तहत एक इंडियन नॉलेज सिस्टम की डिवीज़न बनाई जाएगी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अक्टूबर 2020 में ये बात हुई थी। इसका हेड क्वार्टर क्या है? AICTE है, न्यू दिल्ली में है। सेंटर्स जो हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के, उनको वेरियस इंस्टीट्यूट्स में स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल वेलबींग का। क्योंकि हम देखते हैं कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड है, हाईली मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। उसमें हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोरल एजुकेशन, ठीक है, इनकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करवाई जाती। एज वेल एज जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हमारी मॉडर्न एजुकेशन का, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन का, किन चीज़ों से? इन चीज़ों से। जबकि हमें पता है कि ये कितने आवश्यक हैं। आज के टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या फिर जो EQ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में कंपेयर टू योर IQ, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इंटेलिजेंस कोशेंट फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये वाला जो पार्ट है वो हमें मिसिंग देखने को मिलता है। इसीलिए हमें एक होलिस्टिक विकास के लिए मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ में स्पिरिचुअल वेलबींग का भी ख्याल रखना होगा। और फिर जब हम एक इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने दिया था टाइम डायलेशन का, वो हमारे पुराणों में हमको पहले से ही उपलब्ध मिल जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है। विष्णु पुराण क्या कहता है? साविद्या या विमुक्ताये, यानी कि साविद्या यानी कि नॉलेज जो है, विद्या जो है, उसका काम क्या होता है? विमुक्ताय यानी कि लिबरेट करना। यानी कि ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि हम लिबरेट हो सकें, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद जो है उसने 2 तरीके की विद्या बताई हैं। एक है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को हम विद्या कहते हैं, और जो मटीरियल नॉलेज होती है उसको हम कहते हैं अविद्या। तो सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, इसको बुरा बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्राचीन ज्ञान में ये भी कहा गया है कि विद्या के साथ साथ अविद्या यानी कि मटीरियल नॉलेज भी बहुत आवश्यक है। बोथ आर एसेंशियल फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है। मुंडक उपनिषद में पराविद्या, पराविद्या मतलब जो हायर नॉलेज है, और अपराविद्या यानी कि लोअर नॉलेज है, इस तरीके से बोला गया है। और हायर नॉलेज हमने हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज को माना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए होती है, ठीक है।
फिर हम ट्रेडिशन और ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेडिशन बेस्ड नॉलेज जो थी हमारी वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी अक्रॉस जनरेशंस। कैसे हो रही थी? श्रुति के माध्यम से, श्रुति प्लस स्मृति। तो अगर हम देखें वैदिक काल में जो वेद थे उनको जिन हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी रचना करी, उसको जनरेशन बाय जनरेशन कैसे ट्रांसफर किया जा रहा था? श्रुति के माध्यम से। यानी कि लोग क्या करते थे, उनको सुनते थे, और स्मृति यानी कि लर्न कर लेते थे। श्रुति क्या हो गया? लिसन, और स्मृति क्या हो गया? लर्न। ठीक है, तो ये हमारी परंपरा रही है। ठीक है, इसी वजह से हम देखेंगे कि जो हमारे वेद हैं वो किस फॉर्म में हैं? पोइटिक फॉर्म में है, जिसको हम क्या कहेंगे? पद्यांश। ठीक है, क्यों? क्योंकि पद्यांश को, पोयम को याद करना, श्लोकों की फॉर्म में याद करना ज़्यादा सरल है कंपेयर टू आप किसी पैसेज को, किसी गद्य को याद कर पाओ एज इट इज़। ठीक है, आप पोयम एज इट इज़ याद कर सकते हो, गद्य नहीं कर सकते, पैसेज नहीं कर सकते। इस वजह से जो है पोइटिक फॉर्म में ही उनको लिखा भी गया। ठीक है, तो ये क्या है? ओरली ट्रांसमिशन उनका हुआ अक्रॉस जनरेशंस। फिर है वेद जो है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज इन संस्कृत। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर हमें 4 उपवेद भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद क्या है? यह शब्द कैसे बना है? ये बना है आयु और वेद को मिलाकर, आयु प्लस वेद। तो आयु मतलब उम्र। तो ये जो वेद हैं, जब इनको हम जोड़ देते हैं, इसकी संधि कर देते हैं, तो वो बन जाता है आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है ये स्वास्थ्य, मेडिसिन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है? आपकी आयु, आपकी जो एज है, उम्र है, उसका ख्याल रखना है। फिर आता है धनुर्वेद। ठीक है, अब ये धनुर्वेद भी किससे बना है? धनु प्लस वेद। ठीक है, तो धनुर्वेद हो गया, यानी धनुष की जो शिक्षा है, यानी कि युद्ध की बात होगी। फिर है गंधर्व वेद। ठीक है, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और शिल्प वेद जो है ये आर्किटेक्चर से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास में उपनिषद हैं जिनमें फिलोसॉफिकल डेप्थ है, यानी उनमें दर्शन की बातें हैं। फिर हमारे पास में पुराण हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण और 3 जैन पुराण। ठीक है, जिसमें क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, जीनियोलॉजी, मनवंतर और रॉयल लीनिएजेस हमको देखने को मिलते हैं। फिर हम साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट्स की अगर बात करें तो हमारे पास में ब्रह्म वैवर्त पुराण है, जिसमें रेवती की कहानी है, और उसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, जो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। ठीक है, तो टाइम डायलेशन क्या होता है? आई होप आपको ये पता ही होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि टाइम एक एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं है, यानी कि टाइम जो है कहीं कहीं पर क्या हो सकता है? स्लो भी हो सकता है। जैसे अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी, तो वो टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर ही बनी हुई फिल्म है, जिसमें जो लोग स्पेस में जाते हैं उनके लिए जो टाइम है वो स्लो हो जाता है। तो उनके लिए जब 2 दिन बीतते हैं, 2 डेज बीतते हैं, तो उस टाइम पे अर्थ के ऊपर कई साल बीत चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम डायलेशन का ये कॉन्सेप्ट, जिसको मॉडर्न साइंस में आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में जाना जाता है, वो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मॉडर्न रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की रिलेवेंस क्या है? एक तो लोगों का इंटरेस्ट योग में बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ रहा है, हर्बल मेडिसिन में बढ़ रहा है। ठीक है, आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, जब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का जो प्रयोग है उसके हमको नुकसान देखने को मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक नई उम्मीद लेकर आती है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ये भी बहुत क्या है, आज के समय पे अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हमको एक जैसी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, फ्लैट कल्चर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम अपने ट्रेडिशनल बिल्डिंग सिस्टम्स को देखेंगे तो अलग अलग राज्य में आपको जो फ्लैट्स होंगे, जो होम्स होंगे, घर होंगे, उनका जो डिज़ाइन होगा वो अलग देखने को मिलता था अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल वेरिएशंस, जोग्राफिकल क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी हमको उन चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आज के टाइम में जो हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं,
वैसी चीज़ें हमें आज से 50-100 साल पहले देखने को मिल जाती थी, व्हेन वी वर नॉट हैविंग द फ्लैट कल्चर। ठीक है, तो अब हम और क्या कहते हैं कि टाइमलाइन और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ओरल ट्रेडिशन जो थी उसको डिफ़िकल्ट है उसकी टाइमलाइन का पता करना। ठीक है, ऐसा था भी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम वेदों को भी देखें तो वेद किसने लिखे हैं हमको नहीं पता, क्योंकि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कंटेंट महत्वपूर्ण है। किस समय लिखा गया वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या माने गए हैं, ये जो नॉलेज है ये तो टाइमलेस मानी गई है, ये किसी एक के लिए बंधी हुई नहीं है, कालबद्ध नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये हर समय के लिए है तो इस वजह से किस टाइम पे वेद लिखे गए या किस व्यक्ति ने वेद लिखे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम कितना भी खोज लें हम पता नहीं कर सकते कि वेद लिखे किसने हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपौरुषेय हैं। ठीक है, ऋषियों को ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं ओरल ट्रेडिशन के बाद में युग की। तो अभी के समय में भारतीय परंपरा के अनुसार कलयुग चल रहा है जो 3102 वर्ष BCE में था। ठीक है, से स्टार्ट हुआ था, यानी आज से इतना वर्ष पुराना है। जबकि जब हम बात, और उससे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले क्या था, सतयुग था। ठीक है, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, नहीं उल्टा हो गया, पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और अभी क्या है, कली युग है। ठीक है, हमारी जो गणना है टाइम को लेके और जो मॉडर्न टाइम में जो टाइम पीरियड हम देखते हैं उसमें हमको एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। ऐसे मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुसार, मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार वैदिक सिविलाइजेशन 1500 BCE है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BCE है। ठीक है, तो अब डिबेट चलते हैं कि भाई किसको हम सही माने, और हमारे अनुसार तो ये कलयुग का समय है। इससे पहले हमारा सतयुग भी था, ठीक है, त्रेता युग भी था और द्वापर युग भी था। तो वर्ण सिस्टम जो है पुराणों में वह जन्म आधारित नहीं है, वह कर्म आधारित है। ठीक है, जैसे कि कुर्म पुराण जो है उसमें डिफरेंट नेम्स हैं फॉर वर्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड आइलैंड्स। तो ये शो करता है कि ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन था उस टाइम पे। ठीक है, फिर इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास लिटरेचर माना गया है रामायण को और महाभारत को, इनको हमने इतिहास ग्रंथ माना है। अगर हम इतिहास की बात ही करें तो इतिहास का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है इट दस हैपन्ड। ठीक है, यदि आपने राम सेतु फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार वाली, तो उसमें भी अक्षय कुमार बोलता है इतिहास मीन्स इट दस हैपन्ड। ठीक है, काफ़ी डिसेंट फिल्म है वो, देख सकते हो आप लोग एक बार। ठीक है, तो रामायण महाभारत इनको इतिहास ग्रंथ माना गया है। भगवत गीता जो है वह महाभारत का हिस्सा है। जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन्होंने वेदों की जो फायर रिचुअल है यानी कि यज्ञ जो है उसको इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, जैनिज्म में महावीर 24th तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जो हैं पहले थे, ये बात हमको पता ही है। बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो हैं उनका क्या टाइम पीरियड था। तो बेसिकली बात यह है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक अभिन्न अंग हैं। ठीक है, कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे कि बौधायन हुए हैं। बौधायन के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बौधायन ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था, शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आया था कि शुल्ब सूत्र बुक जो है वो किसने लिखी है, जिसमें शुल्ब का मतलब क्या होता है, रोप। अब इसमें है क्या, जब हम शुल्ब सूत्र की बात करते हैं तो इसमें हमको मैथमेटिक्स देखने को मिलती है। ठीक है, कि वेदी कैसी बनाई जाएगी, आलतार का कैसे उसको हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें तो और कौन हुए हैं, मानव हुए हैं, अपस्तंभ हुए हैं, पाणिनि हुए हैं। पाणिनि तो हमें कहा ही जाता है कि जो इनकी किताब है अष्टाध्यायी वो कितनी फेमस है, जिसमें उन्होंने व्याकरण का जिक्र किया है। कात्यायन है, हमारे पास में भरत मुनि हैं जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, नाट्यशास्त्र। ठीक है, ये ओल्डेस्ट बुक है किसके ऊपर, डांस, ड्रामा और म्यूजिक के ऊपर। आर्यभट्ट जो हैं, आर्यभट्टिया इन्होंने पुस्तक लिखी है। वराह मिहिर, इनके द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है, पंच सिद्धांतिका।
ठीक है, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है। और वृहत संहिता, ठीक है। फिर रामानुजन जो है हमारे पास में, ये तो आज के मॉडर्न टाइम में ही हुए हैं और ये भी डीपली रूटेड थे इंडियन कल्चर में, ठीक है। तो देखो, रामानुजन जो है 1887 से 1920 तक इनका टाइम पीरियड रहा। मॉडर्न मैथमेटिशियन हु वाज डीपली रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद, ये क्या है? ये साइंस ऑफ लाइफ है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें डाइट पे, लाइफ स्टाइल पे और हर्बल ट्रीटमेंट पे जोर दिया जाता है, ठीक है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनका हमने पहले भी जिक्र किया था कि सुश्रुत जो है इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने कैटेरेक्ट सर्जरी करी थी उस टाइम पे। सिद्ध सिस्टम, यह तमिलनाडु का है। इनका फोकस भी बॉडी, माइंड और स्पिरिट की हार्मनी पर होता है। जब हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में नाट्य शास्त्र है भाई भरत मुनि, जिसमें डांस, ड्रामा और म्यूजिक हमें देखने को मिलता है। कम्युनिटी एंड रीजनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है सिर्फ संस्कृत तक सीमित नहीं है। ट्राइब्स, कम्युनिटीज़ और लोकल ट्रेडिशंस में भी हमारा भारतीय जो ज्ञान है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इंडो तिब्बतन लैंग्वेजेज जिनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट की, वो भी एक वाइटल सोर्स हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली का। आसाम हो गया, आसाम में ब्रास ब्रॉन्ज कास्टिंग हमें देखने को मिलती है, मूगा सिल्क देखने को मिलता है, ठीक है। गुवाहाटी में भी हमको एंशियंट सिरेमिक ट्रेडिशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को अब हमें क्या करना होगा? मेन स्ट्रीम करने की आवश्यकता है। वह मेन स्ट्रीम कैसे होगा? जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको जगह देंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, उसने क्या कहा कि हम एजुकेशन में इंडियन नॉलेज सिस्टम को, भारतीय ज्ञान प्रणाली को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, एकीकृत करेंगे। होलिस्टिक और इंक्लूसिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या? कोलैबोरेशन होगा इंस्टीट्यूशंस के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन होगा, ओरल, टेक्सचुअल, रिचुअल और प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज का, ठीक है। अब जब ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो आज के समय में भी रिलीवेंट है और क्यों उसको प्रिजर्व करे जाने की आवश्यकता भी है, ठीक है। वरना फिर क्या होगा? अगर हम देखें तो जो चीज ब्रह्म वैवर्त पुराण में पहले से लिखी है हमारे, कौन सी थ्योरी थी? टाइम डायलेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसको क्या है, जो फॉरेनर्स हैं वही क्रेडिट लेते चले जाएंगे, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से, ठीक है। फिर आता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड थ्रू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हमें क्या करना है? अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना है। जब भी ये बात समझ में आती है तो एकदम से जो चीज दिमाग में आएगी वो क्या है? मैकॉलेज मिनट, ठीक है। तो जब हम मैकॉलेज मिनट की बात करते हैं तब अगर आपने ये सुना होगा तो इसने क्या कहा था कि हमें ऐसे इंडियंस चाहिए जो क्या हों, सिर्फ दिखने में इंडियन हों लेकिन उनके जो विचार हों वो कैसे हों? फॉरेन हो, ठीक है। यूरोपियन विचार के वो लोग होने चाहिए। तो ये बात उसने कही थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मेंटल कोलोनियलिज्म या फिर कल्चरल कोलोनियलिज्म, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, कि इन लोगों को हम सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाएंगे। इनकी जितनी भी चीजें होंगी उनको हम कैसे पेश करेंगे कि वे जो हैं इंफीरियर हैं, ठीक है। और वो आजकल होता भी है। जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनका हमें मजाक भी कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं फॉरेन में तो उनको कल्चरल एप्रोप्रिएशन के माध्यम से, ये शब्द आपको याद रखने हैं, कल्चरल कोलोनियलिज्म, एक शब्द होता है कल्चरल एप्रोप्रिएशन। तो उनको जैसे ही वो चीज़ फेमस हो जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनको कल्चरल एप्रोप्रिएशन के माध्यम से यूरोपियन बताने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, कि ये तो चीज़ है ही यूरोपियन। जैसे कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में योग को भी यूरोपियन बताने का प्रयास हो रहा है कि योग वॉज प्रेजेंट देयर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, जिसको वो लोग इस तरीके से बोलते हैं क्रिश्चियन योग, ठीक है।
तो खैर, तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? कल्चरल डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, तो डीकोलोनाइज करना होगा हमें अपने माइंड को इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा तो हमारे अंदर एक प्राइड की भी भावना होगी। ठीक है, गर्व की भावना होगी अपने आप को लेके कि हमारे यहाँ पे भी विज्ञान का विकास हुआ था। ठीक है, वरना हम हमेशा किस में रहेंगे? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, यानी कि हीन भावना में रहेंगे। तो उस हीन भावना को दूर करने के लिए और भारतीयों में अपने पास्ट के प्रति गर्व की भावना पैदा करने के लिए भी हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को पढ़ने की आवश्यकता है। तो इंडिया एक ज्ञान भूमि था, यानी कि इट वॉज अ लैंड ऑफ नॉलेज, और आइडेंटिटी रूटेड है हमारे आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में, हमारी एस्ट्रोनॉमी और साइंस में। मेडिसिन है हमारे पास, आयुर्वेद जैसी, हमारे पास में महान लिटरेचर रहा है कालिदास का, पाणिनि ने एक किताब लिखी है अष्टाध्यायी। हमारे पास में फिलॉसफी रही है किसकी? शंकराचार्य की, जिस पर कौन सी फिल्म आधारित है? इंसेप्शन, अगर आपने देखी हो तो। इंसेप्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो शंकराचार्य से ही इंस्पायर्ड है, उनका जो आइडिया था उसी से इंस्पायर्ड है वो। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी रूटेड है एस्ट्रोनॉमी में, साइंस में, आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में। ठीक है, फिर हमने लिटरेचर, फिलॉसफी, इंजीनियरिंग की बात कर ली। वैदिक टेक्स्ट है हमारे पास में, वेद, उपनिषद, उपवेद। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ट्रांसफर है अक्रॉस जनरेशंस, नॉट मेयर ट्रेडिशन। तो कोर क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम का? वो है कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, कि हमें जीवन की एक कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, समाज की भी एक कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिसिप्लिन्स में हम आयुर्वेद, योग, वेदांत और न्याय दर्शन की बात कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे आपको प्लूरैलिटी देखने को मिलेगी। तभी तो इतने सारे डिसिप्लिन्स हैं, 6 दर्शन है हमारे पास में। ठीक है, और वो 6 दर्शन जो हैं एक साथ इतने वर्षों तक एग्जिस्ट कर गए, और किसी ने भी किसी दूसरे को एलिमिनेट करने का प्रयास नहीं किया वायलेंटली। ठीक है, तो ये शो करता है हमारे देश की टॉलरेंस को, हमारे देश में प्रेजेंट प्लूरलिज्म को। ठीक है, मार्जिनलाइज हुआ ये कॉलोनियल रूल के समय पर। क्यों? क्योंकि मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में आया था। अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम को, तो उसके लिए एक फिल्म भी आई थी अभी, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। ये फिल्म आप देख सकते हो, इससे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा इंडिया को देखने का। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखने का। और वो फिल्म भी बेसिकली कल्चरल कोलोनियलिज्म जो है उसको चैलेंज करती है। ठीक है, तो पर्पस क्या है जब हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम हमको पढ़ना है? एक तो चीज़ ये है कि उस समय की जो साइंस थी वो हमें फ्यूचर में साइंस को एडवांस करने में हेल्प कर सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है? जब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है? ब्रॉडन होता है ना, हमारे अंदर इंक्वायरी की एक भावना आती है। ठीक है, जब हम यूपीएससी का एक एस्से या एथिक्स का पेपर भी देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो, अनडिटरमाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि जो अनडिटरमाइंड लाइफ है वो वर्थ लिविंग नहीं है, यानी कि अपरीक्षित जीवन जिसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछते, वह जीवन जीने योग्य ही नहीं है। ठीक है, तो अनडिटरमाइंड लाइफ को डिटरमाइंड लाइफ बनाने में कौन हेल्प करेगा? इंडियन नॉलेज सिस्टम हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर इंक्वायरी की भावना को जगाएगा। ठीक है, रिस्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक थॉट, बिल्कुल ठीक बात है, और ग्लोबलाइज अंडरस्टैंडिंग होगी नॉलेज ट्रेडिशन की। ठीक है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो खास बात है वो ये है कि इतने आक्रमण हुए हमारे देश के ऊपर, कई वर्षों तक लगातार आक्रमण होते रहे, उसके बाद भी हमने अपने नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करके रखा। ठीक है, सर्वाइव्ड इन्वेजन्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिजर्व्ड वैल्यू सिस्टम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, क्यों जलाया था? क्योंकि ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन नॉलेज। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको चैलेंज करने के लिए ही क्या किया गया? नालंदा को बर्न किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वी सर्वाइव्ड अवर नॉलेज सिस्टम। ठीक है, फिर हम उपनिषदों की बात करें तो उसमें फोकस होता है आत्मन के ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर।
शब्द होता है ना आत्म, आत्म मतलब सेल्फ, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत है, वो क्या कहता है, वो मोनिज्म पर आधारित है। अद्वैत वेदांत किसका सिद्धांत है, शंकराचार्य का, जिसमें क्या कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, कि मैं स्वयं ही क्या बन गया, ब्रह्म बन गया। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मुझ में और जो ईश्वर है उसमें कोई भेद ही नहीं रहा, हम एक हो गए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अद्वैत, यानी कि जहां पे द्वैत नहीं है, यानी कि नॉन डुअलिज्म। ठीक है, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। आपने आई होप आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस आपने कहीं से भी करी होंगी उसमें इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे के आगे बढ़ रहा हूँ। फिर हमारे पास में भट्ट मीमांसा है। भट्ट कौन थे, ये बेसिकली कुमारिल भट्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या था उस टाइम पर जो बौद्ध मत है उसका जो प्रचार हो रहा था उसको रोकने के लिए, और जो वैदिक दर्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारी किताबें भी लिखी थी। ठीक है, तो भट्ट मीमांसा भी क्या कहती है, सेल्फ इटर्नल येट ट्रांसफॉर्मेबल। फिर जैनिज्म आता है, ये डुअलिज्म की बात करता है, जीव और अजीव की। बुद्धिज्म क्या कहता है, कोई भी परमानेंट सेल्फ नहीं है, जिस चीज को हम क्या कहते हैं, अनित्य। इसके ऊपर यूपीएससी में ऐसे भी आया हुआ है कि यू कैन नॉट टेक बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, एक ही नदी में आप दो बार नहीं नहा सकते। वो बेसिकली बुद्ध के नो परमानेंट सेल्फ के ऊपर ही आया हुआ ऐसे था। ठीक है, लेकिन इनका बिलीफ भी कर्म और पुनर्जन्म में है। ठीक है, फिर हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, ये रूटेड है इन डिवोशन में और इक्वलिटी में। तुलसीदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, गुरु नानक हैं, कबीर हैं, सगुण निर्गुण परंपराएं रही हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, मॉडर्न थिंकर्स हुए हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रैशनैलिटी पे फोकस किया, यूनिवर्सल रिलीजन पे फोकस किया। औरोबिंदो घोष रहे हैं, जिनका 1 साल ये जेल में रहे थे। कहाँ पर, जब इनको कौन सी जेल में रखा गया था, मतलब किस कारण इनको जेल में रखा गया था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के कारण। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई, उस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में इनकी हेल्प किसने करी थी, चित्तरंजन दास ने करी थी। तो उस समय उस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में क्योंकि ये एक्यूज थे तो इनको 1 साल कहाँ रहना पड़ा था, जेल में। और उस समय इनको इस तरीके के रिविलेशंस हुए कि उसके बाद में ये क्या बन गए, ये संत बन गए। ठीक है, इनका औरोविले भी है, आपको अगर मालूम हो तो, कहां पर, पौंडीचेरी में। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भी रूटेड थे किस में, अद्वैत वेदांत में। ठीक है, फिर की कैरेक्टरिस्टिक जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, अगर हम उनकी बात करें, डायनामिक हैं, गतिशील हैं, है ना, स्टैटिक नहीं है, ये परिवर्तित भी होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, लेकिन प्रिंसिपल इनका सेंटर्ड ही रहेगा। ठीक है, तो इम्फेसिस क्या है, माइंड बॉडी और स्पिरिट में यूनिटी होनी चाहिए। ये प्रमोट करती है कल्चरल आइडेंटिटी को, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को, स्पिरिचुअल और मटेरियल वेल बीइंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, अब डीकोलोनाइजेशन जो है हमें इंडियन माइंड का करना है, तो आपको समझना होगा कि कोलोनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। मैकॉले मिनट तो था ही, उससे पहले भी अगर हम बात करें तो 1781 में एक मदरसा खोला गया था कैलकाटा में। ठीक है, और एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 में। इनको खोला गया था किस प्रयास के लिए, रिसोर्स एप्रोप्रिएशन, कल्चरल डिसमेंटलिंग एंड वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कल्चरल एलिनेशन हुआ और हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी यानी कि हीन भावना बैठ गई। ठीक है, अब ये कुछ की थिंकर्स हैं जिनका आप अपने ऑप्शनल के पेपर में प्रयोग कर सकते हो। एज सच ये जीएस के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर और सोशलॉजी है वो इनको एक बार पढ़ें और थिंकर्स को याद करने की कोशिश करें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं नॉलेज को और अपने माइंड को डीकोलोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंड क्या है, मानस है की टू अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। गोल क्या है हमारा, सुख एंड मोक्ष। ठीक है, क्योंकि भारतीय परंपरा में कभी भी किसकी बात नहीं करी गई है, स्वर्ग को पा लेना हमारे यहाँ कभी भी बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं माना गया। हमारे यहाँ पे है मोक्ष की बात, क्योंकि मोक्ष से क्या होगा, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, और स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है।
ठीक है। डिस्टॉर्शन और कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ है। वो कैसे है? जैसे अगर हम बात करें, नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आइंस्टीन ऑफ इंडिया। और चाणक्य को कहा जाता है मैकियावेली ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जबकि हमें पता है कि नागार्जुन आइंस्टीन से पहले हुआ है और जो चाणक्य हैं वो मैकियावेली से पहले हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है इंडियन अचीवमेंट्स को इन्फीरियर दिखाने का प्रयास कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। तो जब हम इसके बाद में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं और उसके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए, तो भी आपको समझना होगा कि भारतीय परंपरा में जब हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन की और नेचर की, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है या फिर को एग्जिस्टेंस का है। ठीक है। लेकिन जब हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दे आर हाईली ह्यूमन सेंट्रिक। वो हर चीज को किस तरह देखते हैं? नेचर इज फॉर एक्सप्लॉयटेशन टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ठीक है। तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, इसको हम कह सकते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है। और जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट की, इंडियन अप्रोच की, तो इंडियन अप्रोच जो है वो क्या है? इकोसेंट्रिक है। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप की, तो स्टीवर्डशिप एक माइनॉरिटी व्यू होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें वो कहते हैं दैट वी शुड प्रोटेक्ट द नेचर। तो इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, फॉरेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अलाइंड विद द नेचुरल रिन्यूअल साइकिल्स, एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी है, स्टोर्ड सरप्लसेस ड्यूरिंग ड्रॉट्स, इंडिजीनियस एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साइंटिफिक लीगेसी की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद है हमारे पास, योग है, योग किसने लिखा था? योग सूत्र पतंजलि ने। मैथमेटिक्स है हमारे पास, कॉन्सेप्ट जीरो का किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। डेसिमल सिस्टम है, एडवांस थ्योरम्स हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक है, मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट है हमारे पास में। ठीक है। पाणिनि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, मोस्ट एडवांस्ड जो ग्रामर सिस्टम है वो इन्होंने दिया था। हम आगे समझेंगे भी कि ग्रामर और व्याकरण में क्या अंतर होता है, जब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की बात करें तो इंडियन एपिस्टीमोलॉजी जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेंस पे जोर देती है, और मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन रिच तो है लेकिन नॉलेज पुअर है। ठीक है। आपको समझना होगा कि इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में भी अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन होता है सूचनाओं को इकट्ठा करना, और जब हम नॉलेज की बात करते हैं वो ये होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से अप्लाई कर पाते हो। तो एप्लीकेशन पे जो फोकस है वो नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन क्या होगा? मियरली कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। तो ह्यूमैनिटी जो कॉट है वो आज के समय में इल्यूजन में जकड़ी हुई है, लूजिंग टच विद द मीनिंग एंड डायरेक्शन। तो इन सारी चीज़ों के कारण ही हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, हंगर पैंडेमिक है, और भारत का रोल क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल गाइड रूटेड इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है। लिबरेशन फ्रॉम द मेंटल कोलोनाइजेशन इज वाइटल फॉर कल्चरल रिकनेक्शन। अब हमें मेंटल कोलोनाइजेशन, जो मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाया गया है, ये सोचने के लिए, मतलब कि मानसिक रूप से कैसे हमें गुलाम बनाया गया है? हर चीज को हमारी यूरोसेंट्रिक किया गया है। यूरोसेंट्रिक मतलब कोई भी जो चीज होगी हम यूरोप को केंद्र में रख के सोचेंगे कि यूरोप में ऐसा होता है तो वो चीज़ अच्छी है, और यूरोप में वो नहीं होता तो वो चीज़ खराब है। तो उस चीज़ को हमें दूर करना होगा। ठीक है। तो यूरोसेंट्रिक अप्रोच को हमें त्यागना होगा हर चीज़ के लिए जो हमारा रहता है। अच्छा, जब आप राम सेतु फिल्म देखते हैं तो उसमें अक्षय कुमार का एक कोर्ट रूम ड्रामा जो चलता है उसमें एक डायलॉग भी आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ हाईली यूरोसेंट्रिक, सो वी शुड ट्राई टू डाइल्यूट दिस यूरोसेंट्रिक अप्रोच, ऐसा बोलता भी है वो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा की। तो गुरु शिष्य परंपरा की अगर हम बात करें तो भारत में एक प्राचीन परंपरा रही है। अगर हम आधुनिक काल में भी देखें तो हमारे पास में कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। उनके कौन गुरु थे बताओ? रामकृष्ण परमहंस, है ना। इसी तरीके से हमारे पास में कबीरदास हैं। उनके कौन गुरु थे? रामानंद।
ठीक है। हमारे पास में सूरदास हैं, उनके कौन गुरु थे? वल्लभाचार्य। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी गुरु शिष्य परंपरा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिखिज्म की, तो वो भी बेसिकली क्या है? गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित है, जिसमें पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव थे। तो इस तरीके से 10 गुरुओं की परंपरा, और उसके बाद में 11वां गुरु किसको मान लिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा का ही एक उदाहरण हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो वैदिक काल से ही गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन थी उस टाइम पे, और ओरली ही क्या किया गया? ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। जो वेद हैं वो श्रुति और स्मृति के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाए गए। ठीक है, आश्रम और गुरुकुल ये प्राइमरी लर्निंग सेंटर्स होते थे। लर्निंग मेथड क्या था? श्रुति, यानी कि सुन के। इम्फेसिस था ह्यूमिलिटी पे, डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे, सेल्फ कंट्रोल पे और सर्विस पे। ठीक है, आज के टाइम में भी जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से जो पहले 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन की ही बात करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, है ना। और यहां पे भी सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम, आत्म नियंत्रण की बात सिखाई जा रही है गुरुकुल में। तो ये क्या है? बेसिकली ये वो कंपोनेंट्स हैं जो आज हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में देखने को मिलते हैं। फीचर्ड है महाभारत और रामायण। मोरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंटिन्यू, और ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू भी, मतलब कि इवॉल्व भी होती रहती हैं समय के साथ में। तो गुरु क्या है हिंदू धर्म में या हिंदुइज्म में? गुरु एक डिस्पेलर है इग्नोरेंस का, यानी कि अज्ञानता को खत्म करने वाला है। और वह एक स्पिरिचुअल गाइड, आध्यात्मिक आपको गाइडेंस देता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हुआ। यजुर्वेद में भी गुरु के स्पिरिचुअल रोल को डिस्क्राइब किया गया है। और गुरुकुल सिस्टम क्या है? स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहते हैं। लर्निंग वाया एसोसिएशन एंड इमिटेशन। इमिटेशन मतलब जैसा गुरु करते हैं उनकी नकल करके। भक्ति एरा में गॉड इज इक्वल टू गुरु। आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, किसके पैर में पहले छूऊं? तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई मैं तो गुरु के पैर पहले छूऊंगा, भले ही गोविंद यानी कि कृष्ण ईश्वर मेरे सामने खड़े हों, क्योंकि गुरु का दर्जा ईश्वर के बराबर या उससे भी ऊपर है। ठीक है, तो ओवरव्यू अगर हम बात करें योग वशिष्ठ की, योग वशिष्ठ के ऊपर भी आई थिंक कि एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो योग वशिष्ठ जो किताब है, इसमें बेसिकली डायलॉग्स हैं किनके बीच में? जो गुरु थे वशिष्ठ, किनके गुरु थे? भगवान राम के, है ना, श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ। तो राम और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है, राम के मन में जो क्वेरीज आती हैं, उनका उत्तर किसने दिया है? गुरु वशिष्ठ ने दिया है। ठीक है, तो इसको हम महारामायण भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्श रामायण या वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं। और ये एक डायलॉग है बिटवीन सेज वशिष्ठ एंड श्री राम। इसकी थीम क्या है? नेचर ऑफ रियलिटी, माइंड, सेल्फ एंड लिबरेशन। यानी इसमें भी मोक्ष का जिक्र होगा, आत्म का जिक्र होगा। ठीक है, वास्तविकता का जिक्र होगा। इम्फेसिस है ज्ञान के ऊपर, सेल्फ इंक्वायरी के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है, फीचर्स क्या हैं? स्टोरीज हैं, एनालॉजीज हैं फिलोसॉफिकल टीचिंग के लिए। श्री राम की जर्नी कैसे थी? 15 वर्ष की उम्र में राम ने भारत का टूर किया और सोशल रियलिटीज़ को देखा, सामाजिक वास्तविकताओं को देखा। जब वो वापस लौट के आए तो उनका डिसइल्यूजनमेंट हुआ, यानी मोह भंग हो गया। ठीक है, उन्होंने जीवन के पर्पस को ही क्वेश्चन किया। वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दिया टू इनलाइटनमेंट यूजिंग फिलोसॉफिकल स्टोरीज। ठीक है, उनको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया। ठीक है, तो ब्रह्म हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक होते हैं सगुण ब्रह्म और एक होते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म में क्या होता है? आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच चुके होते हो जब आपको मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए किसी आइडल की आवश्यकता नहीं है, यानी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। और सगुण ब्रह्म क्या होता है? ये सामान्य लोग हैं, ठीक है, जिनको कंसंट्रेशन करने के लिए कोई चीज़ दिखनी चाहिए। तो वो किसकी बात करते हैं? जैसे कि निर्गुण ब्रह्म में आइडल की जरूरत नहीं है, सगुण ब्रह्म में आइडल की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम आज के टाइम में भी जो टेम्पल्स देखते हैं वो बेसिकली उनमें मूर्तियां होती हैं, तो वो सगुण ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति जो है अपने जीवन में इतना बिजी है कि वो उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुंचा है कि वो क्या कर पाए? निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर पाए। ठीक है,
या उनसे प्रार्थना कर पाए। ठीक है, तो की टीचिंग्स क्या है सेज वशिष्ठ की, वो आप देख सकते हो कि ऋषि वशिष्ठ जो है उन्होंने इनलाइटनमेंट किया गाइडेंस के माध्यम से। गुरु और शिष्य का बॉन्ड कैसा होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है। ठीक है, वशिष्ठ हेल्प राम इम्बॉडी धर्म, उन्होंने उनको धर्म का ज्ञान दिया, इनर स्ट्रेंथ और डिग्निटी का ज्ञान दिया। एसेंस ऑफ गुरु विजडम एंड इनर अवेयरनेस, नॉट जस्ट रिचुअल्स, उन्होंने उनको सिर्फ कर्म कांड नहीं सिखाया, उनको आंतरिक रूप से अवेयर किया, जागरूक किया। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख सकते हो एज सच। हम आगे बढ़ते हैं। रिलीवेंस की अगर हम बात करें योग वशिष्ठ की, तो उन्होंने फिलोसॉफिकल प्लस प्रैक्टिकल गाइड दी मोक्ष के लिए, कि मोक्ष को प्राप्त करने का जो दार्शनिक विचार है, दार्शनिक गाइडेंस क्या हो सकती है और प्रैक्टिकली क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने रियलिटी जो है और जो इल्यूजन है यानी कि जो माया है उनके बीच का अंतर भी बताया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की मॉडर्न एजुकेशन की और गुरु शिष्य परंपरा की, तो गुरु शिष्य परंपरा में पर्सनल मेंटरशिप होती थी, वैल्यू और एथिक्स पे फोकस होता था। ठीक है, कैरेक्टर और मोरल कंपास पे फोकस होता था। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है वो करिकुलम बेस्ड है और वो करियर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से उसमें जो स्पिरिचुअल वेलबींग है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ है किसी व्यक्ति की, उस पर फोकस नहीं होता। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी एज सच फोकस नहीं होता है। और आज के टाइम पे हम देख ही रहे हैं कि बातें कही जाती हैं, एथिक्स भी जब हम पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट। ठीक है, तो हमें दोनों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। हमें मेंटरशिप को रिवाइव करना होगा और प्रमोट करना होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हम संस्कृत भाषा एज ए नॉलेज सिस्टम वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं उन पे डिस्कशन होगा। और जो आज के समय में भाषा विवाद चल रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिंगिज्म या लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म या लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, रीजनलिज्म कहना ज़्यादा ठीक होगा। जो भाषाई क्षेत्रवाद है वो कितना निरर्थक हो जाता है, वो कितना मीनिंगलेस हो जाता है, वो भी आपको पता चलेगा ये संस्कृत भाषा एज ए नॉलेज सिस्टम वाले आर्टिकल को पढ़ के। ठीक है, तो संस्कृत जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है वेरिएंट ऑफ भाषा। अब हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि संस्कृत डिस्क्राइब्ड बीइंग एज अ वेरिएंट ऑफ भाषा। तो हम क्या कहेंगे कि भाषा जो एक पेड़ है, ठीक है, तो ये जो पूरा पेड़ है ये भाषा है, और इसके जो अलग अलग ब्रांचेज हैं वो क्या है, उसमें से एक को आप संस्कृत कह सकते हो। ठीक है, एक को आप मराठी कह सकते हो, एक को आप बांग्ला कह सकते हो। ठीक है, एक को आप क्या कह सकते हो, मलयालम कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी भाषाएं ही हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन है। ठीक है, तो ये भी भाषा है, ये भी भाषा है, ये भी भाषा है, ये भी भाषा है, और इनमें जो अंतर आता है वो टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन का आता है। स्पेशियल मतलब रीजन या फिर जोग्राफिकल, और टेम्पोरल मतलब टाइम, विद टाइम जो वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ में जो भाषा उसमें अंतर आता है। जैसे कि आज के समय में जो हम हिंदी बोल रहे हैं और आज से 250 साल पहले जो हिंदी बोली जाती थी उसमें अंतर था, जिसको हम कहते थे पुरानी हिंदी और नई हिंदी। ठीक है, तो जब हम वैदिक लिटरेचर की भी बात करते हैं तो उसमें भी हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, वैदिक भाषा में भी। ठीक है, संस्कृत में भी, वैदिक लिटरेचर में जो संस्कृत भाषा थी उसमें भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और एक बात भी चलती है, 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बानी। ठीक है, कि 4 कोस आप चलोगे तो पानी बदल जाता है, और 8 कोस आप चलोगे तो वाणी बदल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है, जैसे हमने क्या कहा कि जो भाषा है वो क्या है, एक ट्री है, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो उसकी ब्रांचेज हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, मलयालम भाषा,
अच्छा, इसमें हिंदी तो रही गई, हिंदी भी भाषा है, ठीक है। और भाषा क्या है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और मैं देता हूं कि मैथिली है, मैथिली को 8th शेड्यूल में एक सेपरेट लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है ना। तो मैथिली जो है हिंदी की एक बोली है या वो एक सेपरेट लैंग्वेज है? इज मैथिली अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी और इट इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज? एक विवाद चलता ही है। तो अगर हम भारतीय परंपरा को देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो डिस्प्यूट है मीनिंगलेस है, बिकॉज बोथ आर भाषा, बोथ आर वेरिएंट्स ऑफ भाषा। हिंदी क्या है? भाषा। मैथिली क्या है? भाषा। तो कोई कहे कि भाई इसमें डिफरेंस क्यों दिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे? टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन है। फिर कोई कहे कि कम्युनिकेट कैसे करें, तो वो क्या कहेंगे कि जो दोनों को आती हो उसमें कम्युनिकेट कर लो, बिकॉज बोथ आर भाषा। तो आपको इस विवाद में नहीं पड़ना कि ये मेरी है ये तुम्हारी है, आपको ये समझना है दोनों भाषाएं हैं। देर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन, देर इज अ डिफरेंस ड्यू टू द टेम्पोरल एंड स्पेशियल थिंग्स, उसके कारण एक अंतर आ गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद में जो लिखा हुआ है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन जो कॉन्सेप्ट है भाषा को देखने का, भाषा को हम लैंग्वेज क्यों ना कहें, वो भी एक बात होती है। जैसे कि हम क्या कहेंगे? भाषा इज नॉट इक्वल टू लैंग्वेज। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है उसमें मीनिंग जो होता है, रियल मीनिंग जो है, वो एसेंस जो है वो मर जाता है। जब हम भाषा की बात करते हैं और उसमें हम कहते हैं संस्कृत एक भाषा है, तो संस्कृत एक एडजेक्टिव है, ठीक है। संस्कृत एज ए लैंग्वेज एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अब ये क्या चीज है? तो जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हम क्या कहेंगे? संस्कृत एक विशेषण है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो भाषाएं उनको आपने सेग्रीगेट कर दिया कि ये वाली भाषा है, ये दूसरी भाषा है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी उसको हमने क्या बना दिया? संज्ञा बना दिया। और ये क्या है? विशेषण। क्या मीनिंग हुआ इसका? थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि कोई कहे कि ही लाइक इंग्लिश म्यूजिक, तो यहां पे जो इंग्लिश शब्द प्रयोग हुआ है ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हुआ, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब कोई कहे ही गोज टू स्कूल, अब यहां पे अगर कोई कहे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज यूज हुई है वो इंग्लिश है, इंग्लिश एज लैंग्वेज। तो यहां पे जब इंग्लिश एज लैंग्वेज यूज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि यहां पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एज सच इतना डिटेल में एग्जाम में आए बहुत मुश्किल है। आप बस ये समझ सकते हो कि इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लैंग्वेज है, जो इंडियन विचार है, वो क्या कहता है? लैंग्वेज क्या है? एडजेक्टिव है। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? जो लैंग्वेज है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं ना, भाषा का नाम है संस्कृत, तो संस्कृत शब्द सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर नाउन है या एडजेक्टिव है? ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि संस्कृत शब्द कैसे बना है? जिसको संस्कारित किया गया है, संस्कारित किया गया है। संस्कारित करना मतलब किसी चीज को बैठ के उसको रिफाइन करना, उसके रूल्स बनाना। तो संस्कृत का मीनिंग क्या है? रिफाइंड, ठीक है। जैसे एक भाषा है प्राकृत, तो अब इस भी नाम को देखो, प्राकृत को, ये नाम भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण की तरह यूज हुआ है ये। क्यों? प्राकृत मतलब जो प्राकृतिक भाषा है। तो लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी भाषा बोलते हैं। उस भाषा के जो हम रिफाइन करेंगे, उसके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगी? संस्कृत बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हिंदी की,
तो वो भी जो भाषा है वो भी क्या किया गया, उसको रिफाइन किया गया है, बैठ के उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके बाद वो भाषा बनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। इसी तरीके से संस्कृत भी क्या है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो कैसे बनाई गई हिंदी? कुछ लोग क्या बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अवधी, ठीक है, कुछ बोलते हैं मैथिली, कुछ बोल रहे हैं हरियाणवी, कुछ बोल रहे हैं राजस्थानी। हालांकि राजस्थान में भी हडोती और कई सारी हैं, हम ले लेते हैं राजस्थानी। ठीक है, तो इन सबको देख के मिला जुला के हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और एक भाषा बनाई, इसका नाम रखा हिंदी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से संस्कृत भी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होगी। तो जब हम संस्कृत शब्द को यूज कर रहे हैं या प्राकृत को देख रहे हैं, तो प्राकृत मतलब जो प्रकृति से संबंधित हो, क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ ना। ठीक है, तो ये होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम डिटेल में गए लिंग्विस्टिक की, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो भी सकती है। तो जितना समझ में आ जाए उतना आपके लिए बोनस है, और जो ना समझ में आए उसको थोड़ा सा याद करो और एग्जाम में लिखाओ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संस्कृत क्या है, डिस्क्राइब्ड वेरिएंट ऑफ भाषा। अब आपको समझ में आया होगा कि भाषा के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, उन्हीं में से एक वेरिएशन संस्कृत है। वेद क्या है, ये कोर है इंडियन नॉलेज के। ऑल एंशंट नॉलेज सिस्टम्स एम्ड टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द वेद अक्रॉस जनरेशंस, डेवलप्ड निमोनिक टेक्निक फॉर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटरप्रिटेबिलिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। अब नॉलेज एंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो वेद शब्द बना है विद से, और विद का मतलब होता है जानना। लैंग्वेज एक मीडियम हो सकती है कोड करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए नॉलेज को। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि भाषा जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज है इटसेल्फ। ठीक है, और भाषा को वेदों में देवता कहा गया है। तो इंडियन आउटलुक क्या है भाषा के प्रति? ठीक है, तो भाषा मीन्स कम्युनिकेशन विद वर्ड्स। ठीक है, शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करना, वही भाषा है। इंडियन व्यू क्या है, एक यूनिवर्सल भाषा है। ठीक है, और उसका नाम ही भाषा है, और बाकी सब क्या है, उसके वेरिएंट्स हैं। किसके कारण? टाइम के कारण, या फिर रीजन के कारण। स्पेशियल वेरिएशंस हो सकते हैं या टेम्पोरल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल भाषा होती है विद मैनी स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएंट्स। नेम्स उसके क्या रख सकते हैं आप, इंग्लिश रख सकते हो, हिंदी रख सकते हो, संस्कृत रख सकते हो। प्रैक्टिकल टैग्स हैं ये, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज नहीं है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि इनको आप अलग से एंटिटी के तौर पे मत देखो, इनको आप देखो ये प्रैक्टिकल टैग्स हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे जोग्राफिकल सिचुएशंस अलग अलग होने के कारण जो साउंड सिस्टम होता है, लोगों के उच्चारण का तरीका होता है, वो अलग अलग हो जाता है, और उसके कारण अलग अलग भाषाएं जो हैं वो अस्तित्व में आती हैं। मतलब कि अलग अलग जो वेरिएशंस हैं लैंग्वेज के, भाषा के, वो अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो अमरकोश जो है उसने भी कहीं पे देखो प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ नहीं किया, ना तो संस्कृत को, ना पाली को, ना प्राकृत को। तो उसने जो संस्कृत भाषा को यूज़ किया है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे किया है। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज या एंटिटीज को शो करने के लिए कहीं पे भी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कहीं पे भी प्रॉपर नाउन नहीं आया है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ संस्कृत इन अमरकोश एक होता है कृत्रिम मीनिंग। कृत्रिम मतलब वही जो आर्टिफिशियल है, जिसको क्रिएट किया गया है डेलिब्रेट एफर्ट्स के माध्यम से, है ना। कृत्रिम मतलब जो मैन्युफैक्चर किया गया। तो संस्कृत भाषा जो है आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, उसको बनाया गया है लैब में बैठ के, लोगों ने बैठ के तय किए हैं उसके नियम कायदे। और इसी तरीके से एक है लक्षण उपेत, यानी कि इंडोड विद डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके रूल्स बनाए हैं। ये कैसे बना है? लक्षण से बना है प्लस उपेत। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन। लक्षण मतलब समझ लो आप रूल्स। ठीक है, फिर भाषा एज अ करियर ऑफ नॉलेज, कैरियर ऑफ नॉलेज है। ये क्या करती है? नॉलेज को आगे बढ़ाती है। स्ट्रेंथ क्या? डिनोट ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, इन्फिनाइट वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें। सपोर्ट करती है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को और एब्स्ट्रक्शन को। लिमिटेशन क्या होती है? कई बार एम्बिग्विटीज आ जाती हैं। ठीक है, एम्बिग्विटीज मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक डिबेट चलता है, जैसे कि हमें पता है कि हिंदुइज्म में काऊ जो है बहुत सैक्रेड है। ठीक है, और वैदिक काल में उसको अघन्य भी कहा गया है ना, यानी कि जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन तब भी हम क्या देखते हैं, हमारी एनसीईआरटी के बुक्स में लिखा है
कि उस टाइम पे वैदिक काल में पीपल यूज टू ईट बीफ। ठीक है, तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो बीफ खाया जाता था, दिस इज अ मार्क्सिस्ट व्यू। ठीक है, वो कैसे निकल के आ रहा है, क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, उसमें एम्बिग्विटी यानी अनेकार्थ हैं, एक से ज़्यादा अर्थ हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेशन भी होती है कई बार भाषा की, जिससे क्या हो जाता है, जब आप उसका दूसरा अर्थ निकाल लेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। फिर चेंज अक्रॉस टाइम एंड ज्योग्राफी, ये भी एक लिमिटेशन है कि जो भाषा होती है वो टाइम के साथ और ज्योग्राफी के साथ साथ में क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। इसी वजह से कहीं पे हिंदी बोली जा रही है, कहीं पे मराठी बोली जा रही है, कहीं पे बांग्ला बोली जा रही है। ये क्या है, ये बेसिकली भाषा में वेरिएशंस हैं ड्यू टू द टाइम एंड ज्योग्राफी। अब डिस्क्रिप्शन एज अ सॉल्यूशन, वैदिक एंसेस्टर्स ने सेलेक्ट किया और डिस्क्राइब करा अ टारगेट वेरिएंट ऑफ भाषा। अब बात आती है कि जब उन लोगों ने भाषा के बारे में लिखा तो उनको भी तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाषा एज अ होल तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें तो इंग्लिश भी आ जाएगी, उसमें तो विश्व की सारी भाषाएं आ जाएंगी, क्योंकि सारी क्या हैं, वेरिएंट्स हैं भाषा के ही। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, दीज आर दी वेरिएंट्स ऑफ भाषा। तो उन्होंने भी क्या किया, उस टाइम पे भी अलग अलग वेरिएंट्स जो भाषा के चल रहे थे, ऐसे संस्कृत के भी अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के वेरिएंट को पकड़ लिया, सेलेक्ट किया और उसको डिस्क्राइब कर दिया और गेव राइज टू व्याकरण को बनाया। ठीक है, जिसको हम शब्द शास्त्र भी कहते हैं, और ये वन ऑफ दी वेदांग है। अब हम थोड़ा सा अंतर भी समझेंगे कि व्याकरण में और ग्रामर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम समझते हैं फीचर्स क्या हैं व्याकरण के। डिस्क्राइब करता है टारगेट वेरिएंट को एंड डेविएशंस इन वैदिक भाषा। बहुत कॉन्साइज है इसमें, क्योंकि सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो 50 पेज में ही 4000 सूत्र लिख दिए गए हैं और बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है मात्र छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, 50 सूत्रों के माध्यम से, तो इससे मेमोराइजेशन भी आसान होता है और एक्यूरेट रिक्रिएशन हो सकता है लैंग्वेज के वेरिएंट का। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, प्रिजर्व करता है नेचुरल लिंग्विस्टिक फ्लो को। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। अब हम समझते हैं बेसिकली है क्या व्याकरण में। तो देखो, जो ये व्याकरण है ये बना है व्याकरण। ठीक है, करण का मतलब होता है एक्ट ऑफ डूइंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, और ये विया का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। तो व्याकरण का मतलब होता है टू डाइसेक्ट। अब ये कैसे डिफरेंट है किससे, ग्रामर से। तो ग्रामर में बेसिकली हम ये सीखते हैं कि आपको कुछ रूल सिखा दिए जाते हैं, और जैसे कि ही गो टू स्कूल होगा या फिर गोज टू स्कूल होगा। तो हमें पता है गोज टू स्कूल होगा, तो आपको क्या सिखा दिया ग्रामर में, एक रूल सिखा दिया ताकि आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाओ। लेकिन जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, डाइसेक्ट करते हो। डाइसेक्ट मतलब टू ब्रेक, तोड़ना किसी चीज को। तो उसमें हम हर शब्द को तोड़ के देखते हैं और उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्याकरण एंड ग्रामर। ठीक है, तो उसमें आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स भी देखोगे, उसके पीछे के लॉजिक्स को भी सीखोगे। जबकि जब हम ग्रामर सीखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, हम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हैं ताकि हम बोल पाएं और हमारा काम चल जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं व्याकरण की, तो व्याकरण में हम रूट में जाते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा क्यों हुआ, उस वर्ड का फॉर्मेशन ऐसे क्यों हुआ, उसकी मूल में जब हम जाते हैं, दैट इज व्याकरण। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्याकरण एंड ग्रामर। ठीक है, तो इसको हम कैसे डायग्राम बना सकते हैं एक बार देखते हैं। ये क्या है, ग्रामर। ठीक है, और ये क्या है, व्याकरण। ठीक है, उल्टा हो गया ना। देखो, ये है ग्रामर और ये है व्याकरण। क्योंकि व्याकरण में ग्रामर वाला पार्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसमें ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा भी है जो ग्रामर में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के डायग्राम्स आप एग्जाम में भी बना सकते हो। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ व्याकरण की अगर हम बात करें तो ये टारगेट करता है, डिस्क्राइब करता है टारगेट वेरिएंट को, वेरिएशंस को इन वैदिक भाषा। हाईली कंसाइज, ओनली 50 पेजेस और 400 सूत्र। इनेबल्स करता है मेमोराइजेशन, एक्यूरेट रिक्रिएशन ऑफ लैंग्वेज वेरिएंट। मेथड ऑफ व्याकरण क्या है, लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका, टू डाइसेक्ट, तोड़ना। कंपोनेंट्स क्या है, रूट डेटाबेस पे जाते हैं हम, धातु पे जाते हैं, सफिक्स डेटाबेस पे जाते हैं, और रूल्स पे जाते हैं फॉर रूट सफिक्स कॉम्बिनेशन। वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी।
रिटर्न किस स्टाइल में लिखा जाता है? सूत्र के स्टाइल में। सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। लक्षण क्या है? रूल है। लक्ष्य क्या है? टारगेट वेरिएंट बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है। लक्ष्य क्या है? वो टारगेट है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, और जैसे किया जा रहा है, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो लक्षण है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है व्याकरण का? ये प्रिजर्व कर लेता है टाइमलेस वेरिएंट्स को, है ना। अलाउज इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर इवन टुडे, आज के समय में भी हम वैदिक लिटरेचर को, वैदिक साहित्य को इंटरप्रेट कर सकते हैं इनके माध्यम से। संस्कृत एक एडजेक्टिव है फॉर वेरिएंट प्रोसेस्ड बाई लक्षण, ठीक है। व्याकरण गिव्स आइडेंटिटी टू संस्कृत भाषा, नॉट वाइस वर्सा। संस्कृत भाषा ने व्याकरण को आइडेंटिटी नहीं दी है, व्याकरण ने आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है संस्कृत भाषा को। संस्कृत एज अ टाइमलेस वेरिएंट, ये एक डेड लैंग्वेज नहीं है, डिस्क्राइब्ड प्रिजर्वेबल वेरिएंट है भाषा का। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम बार बार जब कहते हैं कि एक वेरिएंट है भाषा का, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाषा जो है उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। एक हिंदी है, एक मराठी है, एक गुजराती है, ठीक है, एक मैथिली है, एक भोजपुरी है। मैं सारी भाषाओं का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये जो भाषा हैं उसके वेरिएंट्स हैं बहुत सारे, उन्हीं में से एक संस्कृत भी है। और ये एक प्रिजर्वेबल वेरिएंट है, यानी कि जिसको प्रिजर्व करके रखा गया और जिसको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। कंटिन्यूज टू बी यूज, रिक्रिएटेड एंड एडेप्टेड। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो है उसका कोर स्ट्रक्चर संस्कृत ही है। पार्ट्स ऑफ व्याकरण यूज टू डिस्क्राइब मॉडर्न लिंग्विस्टिक फिनोमिना। ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो आप देख सकते हो कि इस तरीके से फॉरेन स्कॉलर्स हैं, उनके नाम हमने दिए हैं। पाणिनि जो हैं वो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहलाते हैं, ठीक है। तो व्याकरण फाउंडेशन है फॉर ग्लोबल लिंग्विस्टिक स्टडीज। क्यों? क्योंकि व्याकरण में हम क्या करते हैं? शब्दों को तोड़ के भी देखते हैं, ठीक है। तो भाषा कॉन्टोनम में आप ये देख सकते हो, ठीक है, एक डायग्राम बना सकते हो। कंक्लूजन क्या है भाषा कॉन्टोनम में? भाषा यूनिवर्सल सिस्टम है, एवर चेंजिंग, ऑलवेज अलाइव, है ना। भाषा तो यूनिवर्सल सिस्टम है, वैश्विक प्रणाली है, हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हमेशा जीवित भी रहेगी। भाषा थोड़ी मर गई कोई, भाषा तो चल ही रही है। भाषा के वेरिएंट्स में परिवर्तन आ गया समय के साथ में, ठीक है। संस्कृत एक प्रोसेस्ड वेरिएंट है। प्रोसेस्ड वेरिएंट मतलब जिसकी प्रोसेसिंग की गई है, जिसको रिफाइन किया गया, जिसको संस्कारित किया गया है, वो एक सेपरेट भाषा नहीं, सेपरेट लैंग्वेज नहीं है। लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ऑल वेरिएंट्स आर पार्ट्स ऑफ भाषा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ये भाषा जारी थी और उसकी एक ट्रिब्यूटरी संस्कृत हो गई, एक हिंदी हो गई, एक मराठी हो गई, एक गुजराती हो गई, ठीक है, एक बांग्ला हो गई। और ये क्या है? मेन नदी क्या है? ये भाषा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर लिख के आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज डिस्प्यूट के ऊपर, उसमें हम कुछ कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स लिख के आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा? आपका जो आंसर होगा बहुत डिफरेंट हो जाएगा दूसरों से, ठीक है। तो लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ऑल वेरिएंट्स आर पार्ट्स ऑफ भाषा। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस डिसेंडेंट्स हैं और कॉन्टिन्यूएंट्स हैं, ठीक है। उन्हीं ही के वंश हैं, जो पुरानी भाषाएं उन्हीं के वंश हैं और उनको कंटिन्यू कर रही हैं। तो इम्फेसाइज हमें किस पे करना चाहिए? यूनिटी इन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, नॉट सेपरेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये आर्टिकल था, बहुत हेल्प करेगा ये आपके मीन्स के आंसर्स लिखने में, जब आपको लैंग्वेज डिस्प्यूट के ऊपर कुछ लिखना है। तो अब हम ये अपना आर्टिकल 5वां करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को ख़त्म करेंगे और बाकी का जो हमारे जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में आएंगे जनवरी की योजना मैगजीन के, ठीक है। तो अगर हम बात करें वैदिक मैथमेटिक्स की और मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की गणित सार संग्रह में, तो सबसे पहले जब हम गणित सार संग्रह की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए किताब किसने लिखी है? महावीराचार्य ने लिखी है, महावीर आचार्य, ठीक है। तो शास्त्र की अगर हम बात करें तो संस्कृत वर्ड है ये फॉर साइंटिफिक वर्क, ठीक है। शास्त्र साइंटिफिक और थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है। ट्रीटाइज मतलब क्या होता है? ग्रंथ होता है, ठीक है। रूटेड इन इंडिया साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेव्स ऑफ इन्वेजन, मतलब ये प्रभावित हुआ है जो इतने सारे आक्रमण हुए, क्रिएटिंग डाइवर्स सिस्टम्स इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो है वैदिक पीरियड में वो प्रेजेंट है संहिता में, ब्राह्मण में, अरण्यक में, उपनिषद में और वेदांग में भी। हमें 6 वेदांग देखने को मिलते हैं। शिक्षा, व्याकरण, एक निरुक्त होता है, ठीक है। निरुक्त क्या होता है? निरुक्त को ही आजकल हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं? एटिमोलॉजी, ठीक है। ज्योतिष है, कल्प है, छंद है। अब जो हमारे क्या होते हैं? कल्प होते हैं, उन कल्प में ही हमको अलग अलग सूत्र देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये आप एक बार देख सकते हो। जैसे कल्प है, कल्प में श्रोत सूत्र है, शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र किस बारे में? ये ज्योमेट्री के बारे में। गृह्य सूत्र है, धर्म सूत्र है, ठीक है। तो शुल्ब सूत्र की और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो शुल्ब का मतलब क्या होता है? रोप, रस्सी। इससे हम आल्टार को मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल मैनुअल है ये फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आल्टार। आल्टार क्या होता है? वेदी। कंटेन ज्योमेट्रिकल नॉलेज एंड एल्गोरिथम। 6 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, जिनको हम पट्टल कहते हैं।
पट्टल। अब जो 4 शुल्ब सूत्र हमारे पास में अवेलेबल हैं उनमें सबसे पुराना बौधायन का है। ठीक है, तो ये आप एक बार नाम देख सकते हो, बौधायन के शुल्ब सूत्र पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्लासिकल पीरियड मैथमेटिशियंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने मैथ, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी में फोकस किया। और कंट्रीब्यूटर कौन थे? आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य फेमस है कौन सी बुक के लिए? लीलावती। ठीक है, इनकी जो बेटी थी लीलावती वो भी बड़ी फेमस मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ बनी थी। महावीराचार्य का हम गणित सार संग्रह की बात कर ही रहे हैं, और शंकर वर्मन, ये कुछ मैथमेटिशियंस हुए हैं। महावीराचार्य 9वीं सेंचुरी के जैन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ऑथर थे गणित सार संग्रह के। इन्होंने सेपरेट करा मैथ को और एस्ट्रोलॉजी को, कहा ये डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन्होंने ही पहली बार कहा था कि भाई जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इनके वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है अपनी क्लैरिटी, पोएटिक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमरस कंटेंट के लिए। भी आपको ध्यान देना होगा कि मैथमेटिक्स ये लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स की किताब लिख रहे हैं, उसमें ह्यूमरस कंटेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ गणित सार संग्रह जो है ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हल्का सा देख सकते हो कि 9 चैप्टर्स हैं जिनमें किन किन चीज़ों को कवर किया गया। बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी उसमें जिक्र है। ये ऑफर करता है मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स को सूटेड टू लर्नर्स एबिलिटीज़। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है गणित सार संग्रह की, जैसे आजकल अगर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हमको सिखाया जाता है तो एक ही तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन करने का। लेकिन जब हम बात करते हैं गणित सार संग्रह की तो उसने 3 मेथड्स बताए हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो उससे क्या होगा, हर व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के अनुसार क्या सीख लेगा, उस मेथड को सीख लेगा। जैसे कि हम बात भी करें तो हिंदुइज्म की, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में, तो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गॉड्स भी मल्टीपल है। तो मल्टीपल गॉड्स के पीछे का भी कारण यही है कि व्यक्ति जो है, इसमें क्या है, अगर मल्टीपल गॉड्स हैं तो डेमोक्रेटाइजेशन है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने भगवान को चूज कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद में वो उसके ऊपर अपनी श्रद्धा रखेगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 मेथड आपको सिखा दिए गए हैं। हर व्यक्ति की कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग है, तो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के अनुसार वो उस मेथड को चूज कर लेगा टू डू द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है, जो एक वेस्टर्न यूरोपियन अप्रोच है, उसको ये चीज नकार देती है। ठीक है, ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं मेथड्स की, एक बार बस हल्के से नाम देख लेंगे। तो 3 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक है कपाट संधि। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, डोर। संधि का मतलब उसको जोड़ देना। ठीक है, तो ये जोड़ देना मतलब टू ज्वाइन, हिंज कर देना। तो डोर हिंज मेथड उसको इंग्लिश में क्या देते हैं। एक है तटस्थ मेथड है, ये क्रॉस वाइज फिक्स्ड मेथड होता है। एक फ्रेगमेंटेड मेथड होता है, फ्रेगमेंटेड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, खंड। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेड मेथड हो गया। तो ये 3 मेथड्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो जो आप अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार चूज कर सकते हो। यू वुड बी टोल्ड द 3 मेथड्स। ठीक है, सो कंक्लूजन और रिलेवेंस के, एंशिएंट मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आज भी रिलेवेंट हैं। मल्टीपल अप्रोचेस से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अडेप्टेबिलिटी होती है टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, अब इसमें जो तस्त है और खंड है ये आइडियल होते हैं स्कूल में यूज करने के लिए। ठीक है, लीगेसी क्या है, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स ये रिच है, क्रिएटिव है, लर्नर सेंट्रिक है। फर्दर रिसर्च कैन अनलॉक मोर इनसाइट्स एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो योजना मैगजीन जो थी जनवरी की, वो आधी कंप्लीट हो गई है। अगला पार्ट जो होगा उसमें हम आर्टिकल नंबर 6 से आर्टिकल नंबर 10 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। काफ़ी डिटेल में हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, एज वेल एज प्रीलिम्स में भी आपकी हेल्प होगी। और मेरा जो पर्पज़ है वो यही रहा है कि सिर्फ मैं रीडिंग ना करूं पीडीएफ को, उसके अलावा वैल्यू एडिशन भी करूं। और पीडीएफ को आप 1 से 2 बार खुद से पढ़ें और इसको इंटरनलाइज करें, ताकि मेंस में आप इन पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस